नमस्कार दोस्तों, अन अकेडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अन अकेडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यदि आप अन अकेडमी से जुड़ते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस और अनलिमिटेड एक्सेस का बेनिफिट होगा। अन अकेडमी पर देश के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स जुड़े हुए हैं, जिसमें सुदर्शन गुर्जर, मुंडल पटेल, प्रकाश कुमार, मुदित गुप्ता, रोमन सैनी, आयुष सांघी, अमन शर्मा, दीपांशु सिंह और आशीष मलिक शामिल हैं। इनके अलावा भी और बहुत सारे देश के टॉप मोस्ट फैकल्टी जुड़ी हुई हैं। यदि आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं तो इन तमाम टॉप फैकल्टी से आपको परिचित होने का एक अवसर मिलेगा। I am NP Shukla, Chairman Apeksha IAS from Prayagraj. I am guiding civil aspirant for the last 17 years for polity and constitution for prelims and mains examination. I also guide civil aspirant for international relation. I also conduct classes for interview for civil aspirants. Teaching and reading is my passion, my hobby. जैसा कि आप जानते हैं कि अनअकैडमी 15,500 से ज़्यादा कोर्स उपलब्ध कराती है और इन कोर्स से आप तभी जुड़ पाएंगे, इसका लाभ आप तभी ले पाएंगे जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेंगे। यदि आप इसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अनअकैडमी की तरफ से आपको पॉलिटी, गवर्नेंस एंड IR, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, NCERT समरी, हिस्ट्री, ऑप्शनल कोर्सेस, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स, इंडियन इकोनॉमी, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी तथा आंसर राइटिंग कोर्सेस के लाभ आपको मिलेंगे। इनसे आप जुड़ सकेंगे। अनअकैडमी से जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना होगा, जो गूगल के प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। अनअकैडमी दो तरह के कोर्सेज प्रोवाइड कराती है, उसमें एक प्लस नाम से और दूसरा अनअकैडमी आइकॉनिक नाम से। यदि आप अनअकैडमी के प्लस कोर्स को लेते हैं तो इसकी फीस 6 महीने की जो है वो 40,500 रुपये है, 1 साल की फीस 49,500 रुपये है, 2 साल की फीस 72,000 रुपये है और 3 साल की फीस 90,000 रुपये है। लेकिन यदि आप मेरे कोड NPS 10 के तहत अनअकैडमी को सब्सक्राइब करते हैं, अनअकैडमी से जुड़ते हैं, तो इस फीस में आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे 6 महीने की फीस 40,500 रुपये है, वो आपकी 36,450 रुपये हो जाएगी। 1 साल की फीस जो 49,500 रुपये है, वो 44,550 रुपये हो जाएगी। इसी प्रकार जो 2 साल की फीस 72,000 रुपये है, वो 64,800 रुपये हो जाएगी और 3 साल की फीस जो 90,000 रुपये है, वो 81,000 रुपये हो जाएगी। इसी प्रकार यदि आप अनअकैडमी के आइकॉनिक कोर्स से जुड़ते हैं, आइकॉनिक प्रोग्राम को सब्सक्राइब करते हैं, तो ये सुविधाएं और बढ़ जाती हैं। इसमें आपको स्पेशली मेंटर्स मिल जाते हैं जो आपको अपने कंटेंट के लिए स्पेशली गाइड करते हैं। अब इसमें जो फीस संरचना, फीस स्ट्रक्चर डिसाइड किया गया है अनअकैडमी की तरफ से, तो 1 साल की फीस 74,500 रुपये, 2 साल की फीस 1,15,750 रुपये और 3 साल की फीस 1,53,750 रुपये है। लेकिन यदि आप मेरे कोड NPS 10 के तहत इन कोर्स से जुड़ते हैं तो आपको इस फीस में 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे जो 12 महीने की फीस, मतलब 1 साल की फीस 74,500 रुपये है, वो मेरे NPS 10 कोड का इस्तेमाल करने से 67,050 रुपये हो जाएगी। 2 साल की फीस 1,15,750 रुपये है, वो आपकी 1,04,175 रुपये हो जाएगी। जो फीस 1,53,750 रुपये है, वो आपकी 1,38,375 रुपये हो जाएगी। अनअकैडमी जो है वो कई बैचेज अनाउंस की है, जिसमें 6th मंथ बैचेज फॉर UPSC CSC, कंप्लीट 1 ईयर बैचेस फॉर UPSC CSC 2022
2022 के लिए। इसी प्रकार 2 ईयर्स GS बैचेस कोर्सेज फॉर यूपीएससी CSC 2023 को टारगेट करते हुए NCERT बैचेस फॉर यूपीएससी CSC प्रीलिम्स के लिए अनअकैडमी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब अनअकैडमी के द्वारा यदि आप अनअकैडमी के तहत जो कोर्स लॉन्च किए गए हैं वो अनअकैडमी प्लस और अनअकैडमी आइकॉनिक के तहत, यदि आप प्लस के तहत ऑप्शनल और आइकॉनिक के तहत यूपीएससी CSC GS को कंबाइंड रूप से लेते हैं तो इसकी 12 महीने की फीस 88,750 रुपये, 2 साल की फीस 1,31,510 रुपये और 3 साल की फीस 1,67,220 रुपये होगी। लेकिन यदि आप अनअकैडमी द्वारा प्रोवाइड यूपीएससी CSC GS तथा यूपीएससी CSC ऑप्शनल के लिए प्लस कोर्स को लेते हैं तो इसकी 1 साल की फीस 70,103 रुपये, 2 साल की फीस 99,680 रुपये और 3 साल की फीस 1,81,200 रुपये है। अगर इन कोर्सेस के लिए आप मेरे कोड NPS 10 का इस्तेमाल करते हैं तो उस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आज हम आपके समक्ष भारत के एकीकरण से संबंधित टॉपिक को लेकर आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात विभिन्न देशी रियासतों, ब्रिटिश प्रांतों तथा भारत के आंतरिक राज्यों के पुनर्गठन के लिए राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को कैसे कैसे आरंभ किया गया और किस तरह से आधुनिक भारत का निर्माण किया गया, इसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि दुनिया के लगभग सभी आधुनिक देशों को किसी न किसी दौर में अपने भौगोलिक सीमाओं के निर्धारण तथा आंतरिक क्षेत्रों के तार्किक विभाजन की समस्याओं का सामना करना पड़ा है और इन्हीं समस्याओं के प्रत्युत्तर में इन देशों ने अपने राष्ट्र के एकीकरण का विकास किया है, अपने एकीकरण के ढांचे को विकसित किया है। एक्चुअली जब भारत स्वतंत्र हो रहा था तब का भारत आज के भारत की तरह इतना सुव्यवस्थित, इतना क्रमबद्ध, इतना एकीकृत भारत नहीं था, बल्कि विभिन्न देशी रियासतों, विदेशी उपनिवेशों जैसे फ्रांस और पुर्तगाल तथा ब्रिटिश भारत के क्षेत्रों का एक ढीला ढाला समन्वय था, एक ढीला ढाला संगठन मात्र था। भारत को वर्तमान स्थिति में लाने के लिए 4 स्तरों पर प्रयास किए जाने की आवश्यकता महसूस की गई। एक एकीकृत भारत बनाने के लिए, एक अखंड भारत का निर्माण करने के लिए स्वतंत्रता के बाद जो भारत की स्थिति थी उससे निकलकर एक मजबूत भारत की स्थापना करना है तो उसके लिए 4 स्तरों पर प्रयास की 4 स्तरों पर प्रयास करने की आवश्यकता को महसूस किया गया। उसमें पहला जो स्तर था कि देशी रियासतों का एकीकरण किया जाए। देशी रियासतें भारतीय भूभाग का एक ऐसा क्षेत्र होती थी जिन्हें स्वायत्त राज्य कहा जाता था। हालांकि नाम मात्र की स्वायत्त होती थी, परोक्ष रूप से इनका ब्रिटेन का शासन होता था, जिनमें शासन किसी शासक या राजा के द्वारा किया जाता था। तो पहला सवाल था कि इन देशी रियासतों को भारत में मिलाया जाए। एक ही राज्य में 2 तरह का शासन, लोकतंत्र और राजतंत्र दोनों कैसे चल सकता है? तो इस मुद्दे पर विचार करते हुए ये तय हुआ कि देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए तैयार किया जाए। तो पहले स्तर पर जो प्रयास था। दूसरे स्तर पर जो प्रयास था, यूरोपीय उपनिवेशों का भारत में विलय किया जाए, क्योंकि अंग्रेज भारत कर छोड़ के जा रहे थे तो भारत को स्वतंत्रता या भारत
कि भारत का वो भूभाग भारत को मिल रहा था जिन पर ब्रिटेन का कब्जा था, जो ब्रिटेन के नियंत्रण में थे, जो ब्रिटेन के कंट्रोल में, उसके अधीन थे। ब्रिटेन के अलावा कुछ अन्य यूरोपीय देशों का उपनिवेश भी भारत के कुछ क्षेत्रों पर था, जैसे फ्रांसीसियों का था, पांडिचेरी, कराईकल, माहे, यनम, चंदनगर पर फ्रांसीसियों का कब्जा था। स्वतंत्रता के बाद भी इनका यह कब्जा बना रहा। इसी प्रकार पुर्तगालियों का कब्जा भी भारत के कुछ क्षेत्रों पर अभी बना हुआ था। गोवा था, दमन दीव था, दादरा और नगर हवेली था, तो इसे भी लेना था। अगर एक अखंड और मुकम्मल भारत का निर्माण करना है तो जाहिर सी बात है कि देशी रियासतों को मिलाया जाए, इन उपनिवेशी क्षेत्रों को मिलाया जाए तथा कुछ अन्य क्षेत्रों जैसे सिक्किम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भारत में विलय किया जाए। सिक्किम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ऐसे क्षेत्र थे जो भारत के मुख्य भाग से कटे हुए थे। भारत का इन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था, भारत का इनसे प्रत्यक्ष संबंध नहीं था, तो इन्हें शामिल करना था ताकि एक व्यवस्थित भारत अस्तित्व में लाया जा सके। और जब ये 3 स्तरों पर काम कर लिए जाएं, तब चौथे स्तर पर तार्किक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। तार्किक आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का मतलब है कि जो देश के हित में हो। अभी तक देश के संबंध में जो भौगोलिक सीमाओं का निर्धारण किया गया था वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया था, और ब्रिटिश सरकार अपनी सुविधाओं तथा निहित हितों को ध्यान में रखते हुए देश की भौगोलिक सीमाओं का निर्धारण किया था। इसी प्रकार ब्रिटिश सरकार अपनी सुविधाओं तथा अपने निहित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए भारत के आंतरिक क्षेत्रों में राज्यों का पुनर्गठन किया था। उन्होंने भारत में भाषा और संस्कृति की समरूपता पर ध्यान नहीं दिया था। यही कारण है कि ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश शासनकाल में भारत के जो राज्य थे वो बहुसंस्कृत और बहुभाषी राज्य थे, और इनमें पड़ने वाली देशी रियासतें इस व्यवस्था को और बेमेल बना रही थी। तो ये तय किया गया कि देशी रियासतों का भारत में विलय किया जाए। जो अन्य यूरोपीय उपनिवेश फ्रांसीसी और पुर्तगाली उन्हें क्षेत्र हैं उनको भारत में मिलाया जाए। उन क्षेत्रों को जो भारत के मुख्य भाग से कटे हुए हैं, जिन पर अभी भारत का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है, सिक्किम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन्हें भारत में लाया जाए। कैसे लाया जाए ये व्यवस्था करनी थी। और उसके पश्चात जब तीनों काम कर लिए जाएं तो चौथा जो काम हो वो तार्किक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। इन 4 स्तरों पर प्रयास किए जाने की आवश्यकता थी, और इन चारों स्तरों पर प्रयत्न सर्वप्रथम संविधान सभा द्वारा किया गया। संविधान सभा जब संविधान निर्माण की प्रक्रिया आरंभ कर दी और संविधान लागू हो गया, तो संविधान लागू होने के बाद जनता द्वारा निर्वाचित सरकारों ने इस समस्या के समुचित समाधान निकालने के लिए समय समय पर कदम उठाए। तो सबसे पहले देशी रियासतों के एकीकरण के संबंध में हम बात करेंगे कि देशी रियासतों का एकीकरण कैसे किया गया। देशी रियासतें भारतीय भूभाग का वो क्षेत्र हुआ करती थीं जिन पर शासन किसी राजा का, किसी शासक का हुआ करता था। हालांकि इन देशी रियासतों पर परोक्ष रूप से ब्रिटेन का नियंत्रण था, इसीलिए इन्हें कहा गया कि नाम मात्र के स्वायत्त राज्य थे। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय भूभाग के ठीक ठाक हिस्से पर, भारतीय भूभाग के लगभग 40% हिस्से पर देशी रियासतों का कब्जा था। 565 देशी रियासतें यकीनन हुआ करती थीं, और इन देशी रियासतों पर ब्रिटिश सरकार का परोक्ष शासन था, ब्रिटिश सरकार का इनडायरेक्ट शासन था,
उनका जो डायरेक्ट शासन था उन्हें ब्रिटिश प्रांत कहा गया था। देशी रियासतों पर उनका इनडायरेक्ट शासन था। इन देशी रियासतों में शासन का जो स्वरूप था वो पूरी तरह से अनडेमोक्रेटिक था, अलोकतांत्रिक था। भाई लोकतांत्रिक का मतलब है कि शक्ति जनता में निहित हो, लेकिन देशी रियासतों में शक्ति किनमें निहित थी? जनता में नहीं, बल्कि शासक में, राजा में, निजाम में, नवाब में निहित थी। इसलिए देशी रियासतों में शासन का स्वरूप जो है वो अनडेमोक्रेटिक था, मतलब लोकतांत्रिक न होकर अलोकतांत्रिक था। देशी रियासतों को बाह्य आक्रमण और आंतरिक विद्रोह के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार की तरफ से सुरक्षा का आश्वासन दिया गया था। अब देशी रियासतों और ब्रिटिश सरकार के बीच इस मुद्दे पर एक सहमति कायम की गई थी। सहमति इस बात पर थी कि ब्रिटिश सरकार किस तरह से देशी रियासतों का सहयोग करेगी और देशी रियासतें किस तरह से ब्रिटिश सरकार का सहयोग करेगी भारत में। तो ये तय हुआ कि देशी रियासतें अपने राज्य के 3 प्रमुख विषयों फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, कम्युनिकेशन, विदेश, प्रतिरक्षा और संचार जैसे विषयों पर शासन करने का अधिकार ब्रिटिश सरकार को देंगी और इसके बदले ब्रिटिश सरकार उनको बाह्य आक्रमण, अगर कोई देश किसी देशी रियासत पर आक्रमण करता है तो यह आक्रमण उस देशी रियासत पर न मानकर बल्कि ब्रिटिश सरकार पर माना जाएगा और ब्रिटिश सरकार ऐसे आक्रमण के विरुद्ध उस देशी रियासत की तरफ से सैन्य कार्रवाई करेगी। इसी प्रकार ब्रिटिश सरकार द्वारा देशी रियासतों को इस बात के लिए भी आश्वासन दिया गया, इस बात के लिए भी सुरक्षा का, सिक्योरिटी का आश्वासन दिया गया कि यदि उनके राज्य क्षेत्र में आंतरिक विद्रोह होता है, जनता के द्वारा विद्रोह होता है, क्योंकि जनता हमेशा राजतंत्र से बाहर निकलकर लोकतंत्र को अख्तियार करना चाहती थी, लोकतंत्र को एडॉप्ट करना चाहती थी, तो इस तरह के आंतरिक विद्रोह हुआ करते थे देशी रियासतों के अंतर्गत। तो ब्रिटिश सरकार ने ही कहा कि यदि देशी रियासतों में आंतरिक विद्रोह उत्पन्न होता है तो ऐसे विद्रोह को दबाने के लिए, ऐसे विद्रोह को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार जो है उस देशी रियासत का साथ देगी। अब भारत की स्वतंत्रता के समय एक महत्वपूर्ण प्रश्न देशी रियासतों के भविष्य का भी था, क्योंकि इन देशी रियासतों के अधिकांश शासकों ने स्वतंत्रता से पहले ही स्वयं को स्वतंत्र रहने की महत्वाकांक्षा सजो रखा था। उनका यह मानना था कि हम भारत स्वतंत्र होगा तो भारत स्वतंत्र होने के साथ साथ हम भी स्वतंत्र हो जाएंगे, और उनकी इस महत्वाकांक्षा को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली द्वारा 20 फरवरी 1947 को की गई उद्घोषणा से एक बड़ा प्रोत्साहन मिला, एक बड़ा प्रमोशन मिला, क्योंकि क्लेमेंट इटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा करते हुए यह स्पष्ट किया था कि स्वतंत्रता के बाद भी ब्रिटिश सरकार देशी रियासतों पर अपनी सर्वोच्च सत्ता तथा उत्तरदायित्व भारत तथा पाकिस्तान को सौंपने वाली नहीं है। मतलब जो देशी रियासतें इन डोमिनियन राज्यों में हैं, उन देशी रियासतों पर नियंत्रण अभी भी ब्रिटिश सरकार का बना रहेगा। इससे साफ संकेत था कि भारत की स्वतंत्रता के साथ साथ देशी रियासतें भी स्वतंत्र हो जाएंगी। अब इसी चीज को देखते हुए कई देशी रियासतों के शासकों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित करने का निर्णय ले लिया। त्रावणकोर, भोपाल, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, तमाम देशी रियासतों के शासकों ने स्वतंत्र रहने का निर्णय ले लिया। उनको ताकत मिली, उनको बल मिला ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली की इस उद्घोषणा से।
अच्छा, ब्रिटिश सरकार जब भारत को स्वतंत्र घोषित कर रही थी तो अभी भी उन देशी रियासतों पर नियंत्रण क्यों चाहती थी? अभी भी देशी रियासतों पर अपनी सर्वोच्च सत्ता तथा उत्तरदायित्व भारत को क्यों नहीं सौंपना चाहती थी? तो इन देशी रियासतों में ब्रिटिश सरकार के कुछ सामरिक तथा आर्थिक हित निहित थे। इन देशी रियासतों में से कुछ ऐसी देशी रियासतें थीं जिनमें से कुछ ऐसे तत्वों का उत्पादन होता था, कुछ ऐसे खनिजों का उत्पादन होता था जिनका प्रयोग परमाणु अस्त्र बनाने में किया जाता था। ब्रिटिश सरकार इसी लोभ को, इसी मोह को नहीं छोड़ पा रही थी। त्रावणकोर एक ऐसी देशी रियासत थी जिससे एक ऐसा खनिज का उत्पादन होता था जिसका प्रयोग परमाणु अस्त्र बनाने में किया जाता था। ये लोभ था, ये प्रलोभन था ब्रिटिश सरकार का कि स्वतंत्रता के बाद भी वो देशी रियासतों पर अपना नियंत्रण बनाए रखेगी। तो ब्रिटिश सरकार का अपना निजी स्वार्थ था। इस स्वार्थ की वजह से उन्होंने घोषणा किया कि देशी रियासतों पर अपनी सर्वोच्च सत्ता या नियंत्रण भारत को नहीं सौंपेंगे। लेकिन ब्रिटिश शासन के इस उद्घोषणा के द्वारा देशी रियासतों के शासकों को यह ताकत मिली, ये बल मिला, और इसी ताकत और बल को महसूस करते हुए कई देशी रियासतों ने स्वयं को स्वतंत्र होने का निर्णय ले लिया, स्वयं के स्वतंत्र बनाने का निर्णय ले लिया। देशी रियासतों को या देशी रियासतों के शासकों को मोहम्मद अली जिन्ना के उस दृष्टिकोण से भी बल मिला जहां उन्होंने 18 जून 1947 को अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए कहा था कि भाई जो देशी रियासतें स्वतंत्र रहना चाह रही हों उन्हें स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, उन्हें स्वतंत्र घोषित कर देना चाहिए। यह कहना था मोहम्मद अली जिन्ना का। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना के इस कथन में एक बड़ा छल निहित था। छल ये निहित था क्योंकि जिन्ना जिस उद्देश्य से ये कह रहे थे, उनका उद्देश्य ये था कि चूंकि देशी रियासतें जो 565 देशी रियासतें यकीनन हैं, उनमें से अधिकांश देशी रियासतों की भौगोलिक स्थिति भारत के पक्ष में है। अगर किसी भी प्रक्रिया के द्वारा देशी रियासतों को विलय करने की बात लाई गई तो जाहिर सी बात है कि भारत का भौगोलिक पक्ष मजबूत है और इस पक्ष के आधार पर भारत का दावा मजबूत होगा कि ये देशी रियासतें भारत में विलय करें। पाकिस्तान को ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए उनको लगा कि अगर हमको नहीं कुछ ज्यादा मिल रहा है तो भारत को भी न मिला जाए। और दूसरी बात, भारत में अगर ये देशी रियासतें जो भारत भूभाग में फैली हुई हैं तो भारत जो है वो एक एकीकृत भारत के रूप में नहीं आ पाएगा, एक मजबूत भारत के रूप में नहीं आ पाएगा। ये सोच थी मोहम्मद अली जिन्ना साहब की, जिन्होंने अपने इसी सोच के तहत अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहा था कि जो देशी रियासतें स्वतंत्र रहना चाह रही हों उन्हें स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। लेकिन आगे चलकर देशी रियासतों के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने अपने दृष्टिकोण परिवर्तित कर लिए और भारत की स्वतंत्रता की घोषणा के समय ब्रिटिश सरकार ने यह स्पष्ट किया कि देशी रियासतें शीघ्र ही भारत या पाकिस्तान यूनियन में विलय करने का निर्णय ले ली। आप जानते हैं कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम, इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया एक अधिनियम था, एक कानून था, और इसी कानून के तहत भारत को स्वतंत्र घोषित किया गया तथा भारत का विभाजन करते हुए पाकिस्तान और भारत नामक दो अधिराज्य अस्तित्व में आए। तो इस स्वतंत्रता की घोषणा करते समय तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली ने यह घोषणा की, यह स्पष्ट किया कि देशी रियासतें
शीघ्र निर्णय कर लें कि वो भारत में मिलना चाहती हैं या पाकिस्तान में मिलना चाहती हैं। इसका मतलब है कि अभी जो ब्रिटिश सरकार ये कह रही थी कि स्वतंत्रता के बाद भी ब्रिटिश सरकार देशी रियासतों पर से अपनी सर्वोच्च सत्ता तथा उत्तरदायित्व भारत तथा पाकिस्तान को नहीं सौंपेगी और इससे देशी रियासतों के शासकों को बड़ी ताकत मिली। अब वही ब्रिटिश सरकार कह रही है कि नहीं, देशी रियासतें तुरंत निर्णय कर लें कि उन्हें पाकिस्तान मिलना है या भारत मिलना है। इससे देशी रियासतों के उन शासकों के मंसूबे पर पानी फिर गया जिन्होंने स्वतंत्र रहने का सपना संजोए रखा था, जिन्हें स्वतंत्र होने का निर्णय तक कर लिया था। तो इससे देशी रियासतों के शासकों का मनोबल कमजोर हुआ और दूसरी बात, भारत का विकास अब एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में हो रहा था तथा इस राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में देशी रियासतों की जनता ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, एक महती भूमिका निभाई थी, क्योंकि देशी रियासतों की जनता राजतंत्र से उब गई थी। इसलिए उसने राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में एक बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई थी, बढ़ चढ़कर भागीदारी ली थी। इसीलिए देशी रियासतों की जनता ने अपने को, स्वयं को, खुद को आधुनिक राष्ट्र का अभिन्न अंग मानने लगी थी। इसलिए स्वयं देशी रियासतों की जनता के द्वारा अपने शासकों पर भारतीय संघ में विलय के लिए निरंतर दबाव पड़ रहा था। अब जनता भी शासकों पर दबाव बना रही थी भारत में विलय करने के लिए। उधर क्लेमेंट इटली ने घोषणा कर दिया कि भाई देशी रियासतें निर्णय कर ले भारत पाकिस्तान मिलने के लिए। इधर देशी रियासत की जनता भी उन पर दबाव डाल रही है कि नहीं नहीं, चूंकि हमने भारत के निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई है और हम खुद को भारत का अंग मान रहे हैं, हम भारत से बाहर अलग नहीं हो सकते हैं। तो ये एक अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई। अब यहां स्थिति ये उत्पन्न हुई कि भाई आखिर देशी रियासतों के भविष्य का निर्धारक कौन है? कौन उनके भविष्य को डिसाइड करेगा? उसके भविष्य को निश्चित और निर्धारित करने की अथॉरिटी कौन होगा? जनता की? शासक अलग रहना चाह रहे हैं, जनता भारत में मिलना चाहती है। तो इस एक दुविधापूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई और इसी दुविधापूर्ण, संकटपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए जून 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को नवगठित रियासती मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। एक नया मंत्रालय बनाया गया था, रियासती मंत्रालय, जिसकी जिम्मेदारी दी गई सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और इस कार्य में सरदार वल्लभ भाई पटेल का सहयोग देने के लिए बीपी मेनन को उनका निजी सचिव नियुक्त किया गया। और अगर ये काम सरदार वल्लभ भाई पटेल को न दिया गया होता तो शायद देशी रियासतों को भारत में विलय करना कठिन हो जाता। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देशी रियासतों के विलय के लिए दोहरी नीति अपनाई। सर्वप्रथम उन्होंने देशी रियासतों से अपील की कि देशी रियासतों को अपने 3 विषय, विदेश, प्रतिरक्षा और संचार, ये भारतीय यूनियन को सौंपने होंगे। असल में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने केवल 3 विषय इसलिए मांगा कि उन्हें लगा कि देशी रियासत के शासक जो है वो अपने को स्वतंत्र रहने का निर्णय लिए हैं। यकायक जबरदस्ती बल प्रयोग के द्वारा उनको शामिल किया जाएगा तो देश में एक अव्यवस्था उत्पन्न होगी, अशांति का वातावरण बनेगा। तो उनका मानना था कि धीरे धीरे पहले हम 3 विषयों पर लेते हैं, फिर आगे चलकर जो है वो पूरी तरह से इनको भारत में शामिल किया जाएगा। और इस 3 विषय की मांग उन्होंने इसलिए की कि उनको इस बात का विश्वास था
कि चूंकि ये तीन विषय पहले भी देसी रियासतों के नियंत्रण में नहीं थे, ये ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में थे। देसी रियासत अपने राज्य की इन तीन विषयों को ब्रिटिश काल में ब्रिटिश सरकार को दी थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लगा कि शायद ये तीन विषय देने में उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये तीन विषय पहले भी उनके पास नहीं थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि अपने राज्य के तीन विषयों मतलब फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन को इंडियन यूनियन को सौंपना होगा। उनका कहना था कि ये वे विषय थे जिनका उपयोग देसी रियासतों ने पहले भी नहीं किया था, क्योंकि ये विषय ब्रिटिश सरकार के अधीन थे। परंतु इसके साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कठोर रुख अख्तियार करते हुए इस बात की चेतावनी भी दी कि जो देसी रियासतें 15 अगस्त 1947 से पहले भारतीय यूनियन के साथ विलय करने का निर्णय नहीं ले लेती, उन्हें अपने क्षेत्र की जनता के विद्रोह का सामना करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये चेतावनी दी, चेतावनी के साथ धमकी भी दी, क्योंकि उनको पता था कि इन देसी रियासतों की जनता जिस प्रकार से राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में बड़ी सक्रियता के साथ शामिल हुई है, वो उनका राजशाही स्वीकार उसे नहीं है, वो विद्रोह करेगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि अगर जनता, देसी रियासतों की जनता देसी रियासतों के विरुद्ध, अपने राजा के विरुद्ध आंदोलन करती है, तो ऐसे आंदोलन के समय भारत सरकार की दृष्टि जनता के पक्ष में होगी, भारत सरकार का सहयोग जनता के पक्ष में होगा, न कि शासक के पक्ष में। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस चेतावनी का, इस धमकी का इतना बड़ा प्रभाव हुआ कि अधिकांश देसी रियासतों ने 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारत में अपने को विलय करने के लिए तैयार कर लिया। किंतु तीन देसी रियासतें अभी भी ऐसी बची जिन्होंने भारत में विलय करने के लिए तैयार अपने को नहीं किया। जो बिगड़ेल टाइप की थी, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ तथा हैदराबाद, ये तीन देसी रियासतें थीं जिन्होंने विलय के लिए तैयार नहीं हुई। ये अभी भी स्वयं को स्वतंत्र रहने का ही सपना देख रही थीं। अब इन्हीं देसी रियासतों को विलय करने के लिए, भारत में मिलाने के लिए जो कवायद की गई, उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर देसी रियासत में भारत में विलय कैसे हुआ। जम्मू और कश्मीर देसी रियासत जो थी, वो उसकी समस्या हैदराबाद और जूनागढ़ से अलग थी। उनकी जो भौगोलिक स्थिति थी वो भी हैदराबाद और जूनागढ़ से अलग थी। जम्मू कश्मीर देसी रियासत में अधिकांश जनसंख्या जो थी वो मुस्लिमों की थी, मतलब 77% मुस्लिम जो थे वो जम्मू कश्मीर में थे। 20% हिंदू थे, 3% बौद्ध तथा सिख समुदाय के लोग शामिल थे। ये डेमोग्राफिकल स्ट्रक्चर था जम्मू कश्मीर का। 77% मुस्लिम आबादी थी, 20% हिंदू आबादी थी और 3% बौद्ध और सिख समुदाय की आबादी थी। लेकिन जम्मू कश्मीर देसी रियासत का शासक राजा हरि सिंह जो हिंदू थे, राजा हरि सिंह एक तरफ जहां भारत के लोकतंत्रीकरण से भयभीत थे,
वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के सांप्रदायिकरण से, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने ऐलान किया कि देसी रियासतें शीघ्र निर्णय करें भारत या पाकिस्तान में विलय करने के लिए। राजा हरि सिंह जो जम्मू कश्मीर देसी रियासत के शासक थे, राजा थे, वो इस दुविधा में थे, इस संकट में थे कि यदि वो भारत में विलय करते हैं तो चूंकि भारत जो है वो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली को अपना रहा है, और लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में शक्ति जनता में निहित होती है, किसी व्यक्ति विशेष में नहीं। तो उन्हें यह पता था कि उनकी शक्ति लोकतंत्र की आंधी में उड़ जाएगी, उनमें कोई शक्ति नहीं होगी, वो भी आम जनता की तरह बनकर रह जाएंगे। इसलिए उन्हें इस बात का भय था, इस बात का डर था कि अगर भारत में वो मिलते हैं तो उनकी अपनी निजी शक्ति नहीं रह जाएगी, उनका अपना निजी शासन नहीं रह जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान में अगर मिलते हैं तो उनको इस बात का भय था, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामी राज्य के रूप में स्थापित हो रहा था, और एक इस्लामी राज्य में किसी हिंदू शासक का काम करना, किसी हिंदू शासक का काम करना संभव नहीं था, चल नहीं पाता ये काम। तो पाकिस्तान के सांप्रदायिकरण से उनको डर था, पाकिस्तान के इस्लामीकरण से उनको डर था। इस मुद्दे को राजा हरि सिंह के पास जब माउंटबेटन ले गए, क्योंकि माउंटबेटन और राजा हरि सिंह दोनों दोस्त भी हुआ करते थे, दोनों मित्र भी हुआ करते थे। माउंटबेटन ने जब उनको समझाने की कोशिश की कि आप जो है या तो भारत में विलय कर लीजिए या तो पाकिस्तान में विलय कर लीजिए, उनका कहना था कि यदि आप पाकिस्तान में विलय करते हैं तो भारत इसका बहुत विरोध नहीं करेगा, लेकिन यदि आप पाकिस्तान में भारत में मिलते हैं तो पाकिस्तान इसका जबरदस्त विरोध करेगा और लड़ाई भी करेगा, लेकिन उसके बाद भी इसे मैनेज किया जा सकेगा, माउंटबेटन ने राजा हरि सिंह से कहा। राजा हरि सिंह ने कहा कि भाई यदि हम भारत और पाकिस्तान दोनों में न मिलकर हम स्वतंत्र रूप से शासन करें, माउंटबेटन ने कहा कि सैद्धांतिक रूप से आप ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जो व्यवहारिक समझ कहती है कि दो विरोधी देशों के बीच जो फंसेगा वो चल नहीं पाएगा, वो सही काम कर नहीं पाएगा। और दूसरी बात, जम्मू कश्मीर जो है, चूंकि देसी रियासत जो है वो बॉर्डरिंग स्टेट होगा भारत और पाकिस्तान का, इन दोनों के बीच होगा, तो वहां पर किसी कमजोर शासक के द्वारा शासन करना संभव नहीं हो सकेगा। उसके बाद भी राजा हरि सिंह ने स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया, लेकिन उसी समय 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान सेना समर्थित अकबर खान के नेतृत्व में कबायली छापामारों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। अकबर खान जो पाक सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी थे, उनके नेतृत्व में, उनके निर्देशन में पाकिस्तान का जो वजीरिस्तान का हिस्सा है, जो जहां पर ट्राइबल मुस्लिम्स रहते हैं, जो बड़े खूंखार और लुटेरे टाइप के थे, उनको लेके एक अपनी छद्म सेना का निर्माण किए, और यही कबायली सेना भारत पर अटैक की, और ये कबायली सेना बहुत सारे ट्रकों और बसों में भरकर आई। ये मुजफ्फराबाद में आई। मुजफ्फराबाद अगर आप समझ पा रहे हो तो मुजफ्फराबाद जो वर्तमान पीओके है, जिसे हम पीओके कहते हैं, या जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, उसकी राजधानी है। क्योंकि पीओके में जो डिस्ट्रिक्ट शामिल है उसमें मुजफ्फराबाद है, मीरपुर है, हुंजा है, गिलगित एजेंसी है, यही डिस्ट्रिक्ट हैं, यही एरिया हैं जिनको पीओके कहा जाता है। तो मुजफ्फराबाद में आई, मुजफ्फराबाद से वो बारामूला की तरफ बढ़ी, और बारामूला में आके उसने जबरदस्त तबाही मचाई, क्योंकि वो कबायली लोग थे,
नेशंस लोग थे, ट्राइबल्स लोग थे, जिन्होंने बारामूला की स्थिति एकदम अराजकतापूर्ण बना दी। लूट मार काट, गैंग रेप, बारामूला में अफरा तफरी मचा दी। और ये कहा जाता है, माना जाता है कि बारामूला इतनी हत्याएं वहां हुई, इतना मारकाट वहां हुआ, इतनी अशांति वहां हुई कि बारामूला की 1/3 आबादी केवल बची थी। और बारामूला आज भी उस त्रसदी को भूल नहीं पाता है। बारामूला से फिर ये कबायली सेना उरी में आई। उरी से श्रीनगर की दूरी यकीनन 100 किलोमीटर थी। श्रीनगर और उरी को जोड़ने वाला एक पुल था। वो अकेला रास्ता था जिससे उरी से श्रीनगर पहुंचा जा सकता था। राजा हरि सिंह के ब्रिगेडियर हुआ करते थे, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने राजा हरि सिंह से कहा कि पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया है। राजा हरि सिंह ने कहा कि उससे हमको कोई डर नहीं, कोई भय नहीं है, क्योंकि राजा हरि सिंह को अपनी सेना पर एक बड़ा भरोसा था, बड़ा विश्वास था। उन्होंने कहा हमारी सेना है, वो सब संभाल लेगी। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने हरि सिंह को समझाने की कोशिश की कि यद्यपि आपके जो सैनिक हैं वो आपके प्रति निष्ठावान हैं, आपके प्रति प्रतिबद्ध हैं, लेकिन इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि आपकी सेना में कि 60 से 65% जो सैनिक हैं वो मुस्लिम हैं, वो भी आपके प्रति प्रतिबद्ध हैं, आपके प्रति निष्ठावान हैं। लेकिन क्योंकि सैनिक का पद बहुत छोटा होता है, उनकी सैलरी बहुत कम होती है, तो अगर विरोधी सेना के द्वारा ये प्रलोभन दिया गया कि यदि आप हमको ज्वाइन कर लेंगे, हमसे मिल जाएंगे, क्योंकि हम इस युद्ध के बाद, इस युद्ध में विजय के बाद एक इस्लामिक राज्य बनेंगे, तो आपका ओहदा बढ़ेगा, आपका पद बढ़ेगा, आपका कद बढ़ेगा। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह का मानना था कि इस तरह का प्रलोभन का प्रभाव उन पर हो सकता था और वो उस सेना को, विरोधी सेना को ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि राजा हरि सिंह इस पर बहुत यकीन नहीं किए, लेकिन हुआ अंत में वही। जम्मू कश्मीर देशी रियासत के सेना का जो मुस्लिम तबका था, मुस्लिम जो जत्था था, उसने उस कबायली सेना के श्रीनगर आते आते बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने विरोधी सेना को ज्वाइन कर लिया। अब श्रीनगर पूरी तरह से कबायली सेना से घिर गया। एक काम उसके पहले अपने दूरदृष्टि का परिचय देते हुए ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने कर लिया था। उरी और श्रीनगर को कनेक्ट करने वाला जो पुल था, जो एकमात्र रास्ता था उरी से श्रीनगर आने का, उस पुल को उन्होंने ध्वस्त करा दिया। लिहाजा पुल के ध्वस्त होने की वजह से 2 दिन तक इस कबायली सेना को, इस वहशी सेना को उरी में रुकना पड़ा। और ये 2 दिन भारत को मिल गया अपनी तैयारी करने के लिए, अपनी सुरक्षा इंतजाम करने के लिए। और यही 2 दिन जम्मू कश्मीर को बचा लिया। नहीं तो जम्मू कश्मीर पर कोई विवाद ही न हो रहा होता, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का होता। कबायली सेना ने पूरी तरह से घेर लिया श्रीनगर को। श्रीनगर के लोग इस भय में भयाक्रांत थे, इस डर से ग्रसित थे, क्योंकि उन्होंने बारामूला की त्रसदी देख चुकी थी। उन्होंने सुन चुके थे कि वहां क्या क्या हुआ था। हर परिवार खौफ में जी रहा था। उसी समय
जम्मू कश्मीर की देशी रियासत के मुख्यमंत्री मेहर चंद महाजन भारत सरकार से सैन्य सहायता की अपील की कि ऐसे संकट में भारत सरकार जम्मू कश्मीर को सैन्य सहायता प्रदान करे ताकि इस चुनौती से निपटा जा सके। सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू मेहर चंद महाजन के इस अपील पर विचार करते हुए शायद सहमत भी हो जाते, लेकिन तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन का मानना था कि हम सैन्य सहायता कैसे दे सकते हैं, जम्मू कश्मीर भी हमारा हिस्सा नहीं है, अभी अभी भारत स्वतंत्र हुआ है, जिस व्यवस्था के विरुद्ध इतने दिनों तक संघर्ष करते हुए स्वतंत्र हुआ है, साम्राज्यवादी व्यवस्था के विरुद्ध, उन्हीं नीतियों को अपनाने लगे, दूसरे पर कब्जा करने लगे, ये अंतरराष्ट्रीय विधि व्यवस्था के विरुद्ध होगा। इसीलिए लॉर्ड माउंटबेटन का मानना था कि अंतरराष्ट्रीय विधि व्यवस्था के अनुसार भारत तब तक कश्मीर को सैन्य सहायता नहीं दे सकता जब तक औपचारिक रूप से कश्मीर का भारत में विलय नहीं हो जाता, जब तक कश्मीर का ऑफिशियली भारत में मर्जर नहीं हो जाता। भारत सरकार ने, यूं कह लीजिए कि जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बड़े श्रेष्ठ और योग्य ब्यूरोक्रेट बीपी मेनन को राजा हरि सिंह के पास भेजा कि कश्मीर का भारत में विलय कर लिया जाए, ताकि ऐसे आक्रमण के समय भारत जो है कश्मीर का साथ दे सके वैधानिक रूप से। बीपी मेनन एक्सेशन का डॉक्यूमेंट्स लेके, विलय पत्र को लेके श्रीनगर गए जहां राजा हरि सिंह थे। हरि सिंह से उन्होंने अपील की कि जम्मू कश्मीर को बचाने का केवल एकमात्र तरीका है कि आप इस दस्तावेज पर, इस विलय पत्र पर, इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन पर सिग्नेचर कर दें, दूसरा कोई तरीका नहीं है जम्मू कश्मीर को बचाने का। तो कहा जाता है कि राजा हरि सिंह ने उस पर कंडीशनल सहमति अपनी दी थी, शर्तों के साथ सहमति दी थी कि जम्मू कश्मीर पर भारत का जो शासन होगा वो उन्हीं 3 विषयों पर जिनका उल्लेख उस इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन में किया गया था, उस विलय पत्र में किया गया था, विदेश, प्रत्यक्ष और संचार पर। फिलहाल उस पर उन्होंने सिग्नेचर किया, वो डॉक्यूमेंट दिल्ली लेके आया गया। 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने उस विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। वो विलय पत्र बीपी मेनन वापस लेकर दिल्ली आए। दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन ने उस पर हस्ताक्षर किया 27 अक्टूबर 1947 को, तब जाके वो विलय मुकम्मल हुआ। उसके पश्चात भारत सरकार ने अपने सेना को सफदरजंग तथा पालम हवाई अड्डे से श्रीनगर के लिए भेज दिया। भारतीय सेना ने, हालांकि सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू की औपचारिक दृष्टि यह भी थी कि स्थिति सुधरने तथा कानून व्यवस्था की स्थिति बहाल होने के पश्चात इस मुद्दे पर, इस इशू पर, जम्मू कश्मीर के भारत में विलय करने की इशू पर जम्मू कश्मीर की जनता की राय भी जाना जाएगा, उसका अनुमोदन, उसका समर्थन भी प्राप्त किया जाएगा। और इस समझौते के तुरंत बाद भारत ने जम्मू कश्मीर अपनी सेना भेज दी। सेना के द्वारा श्रीनगर को, जिसको उन्होंने घेर रखा था, आक्रमणकारियों ने से खाली करा लिया गया। भारतीय सेना ने श्रीनगर से आक्रमणकारियों को खदेड़ दिया और इस क्रम में भारत की सेना ने जम्मू कश्मीर देशी रियासत के लगभग 2/3 भूभाग पर कब्जा कर लिया।
जम्मू कश्मीर के 2/3 हिस्से से उन्हें खदेड़ दिया, लेकिन अभी भी 1/3 भूभाग पर पाकिस्तान का कब्जा बना हुआ था। इसी समय भारत सरकार ने यह महसूस किया, मतलब भारत सरकार कह लीजिए कि जवाहरलाल नेहरू के मन में एक अज्ञात भय आया कि कहीं कश्मीर के मुद्दे पर यह तनाव भारत और पाकिस्तान के बीच खुले युद्ध में न परिवर्तित हो जाए। नेहरू जी, चूंकि आप जानते हैं कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय नेता थे और अपने इस ग्लोबल छवि को लेकर बहुत कॉन्शियस रहते थे, बहुत अलर्ट रहना चाहते थे। उनका मानना था कि अभी हम स्वतंत्र हुए हैं और अभी हम अंतर्राष्ट्रीय युद्ध लड़ने लगे, तो इससे जो भारत की प्रतिष्ठा पर एक धक्का लगेगा, भारत की प्रतिष्ठा पर एक चोट लगेगी। इसलिए उन्होंने एक शांतिपूर्ण तरीका तलाशना चाहा और इस शांतिपूर्ण तरीके के तहत जवाहरलाल नेहरू ने 30 दिसंबर 1947 को यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया। संयुक्त राष्ट्र संघ उस समय का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय संगठन था जो विश्व में शांति कायम करने की दिशा में प्रयास करता था, उसकी यही भूमिका थी। तो 30 दिसंबर 1947 को यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 31 दिसंबर 1947 को युद्धबंदी की घोषणा कर दी और उन्होंने एक रिसोल्यूशन पारित किया, एक प्रस्ताव, एक संकल्प पारित किया। उस संकल्प में 3 बातें कही गई। पहली बात जो कही गई वो था संघर्ष विराम का आदेश। कहने का मतलब है कि दोनों सेनाएं, दोनों तरफ की सेनाएं जहां पर हैं वहीं पर संघर्ष को रोक दिया जाए और वो जहां पर हैं उसी को लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC मान लिया जाए। और दूसरी बात जो उसमें थी, उस रिसोल्यूशन में, उस संकल्प में, उसे ट्रूस एग्रीमेंट कहा गया। ट्रूस एग्रीमेंट में यह बात कही गई कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा प्रस्ताव पारित करके, संकल्प पारित करके यह कहा गया कि पहले पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के 1/3 हिस्से पर जो अपना कब्जा जमाए, उसकी सेनाएं हैं, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष इस बात को स्वीकार कर लिया था कि उस कबायली सेना में पाक सेना के सैनिक असैन्य वेशभूषा में वो भी शामिल थे। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि 1/3 कब्जे पर, 1/3 भूभाग पर जो पाकिस्तान सैनिकों का कब्जा है, पाकिस्तान पहले उन्हें वापस बुलाए और उनमें उन कबायलियों को, उन ट्राइबल्स को भी वापस बुलाए जो वहां के नहीं हैं, वहां इस समय काबिज हैं, उन्हें वापस बुलाए। जब पाकिस्तान ये दोनों काम कर लेगा तब संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा नियुक्त बोर्ड भारत सरकार को यह सूचित करेगा कि पाकिस्तान ने उपरोक्त दोनों कदम उठा लिए हैं। तब भारत धीरे धीरे अपनी सेना को वापस बुलाएगा। और तीसरी जो आदर्श बात कही गई उसमें यह कहा गया कि जब यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी तो जम्मू कश्मीर में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, स्थानीय शासन के द्वारा जनमत संग्रह कराया जाएगा। जनमत संग्रह मतलब जनता की राय जानी जाएगी कि जनता क्या चाह रही है। चूंकि पाकिस्तान ने ये शर्तें पूरी नहीं की, न तो अपनी सेना को बुलाया और न ही उन कबायलियों को बुलाया, इसलिए जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह नहीं कराया गया। लेकिन चूंकि राजा हरि सिंह और गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने विलय पत्र पर सिग्नेचर कर दिया था, इसलिए जम्मू कश्मीर का औपचारिक विलय भारत में हो गया था। जम्मू कश्मीर राज्य में संविधान निर्माण हेतु
जनता द्वारा प्रभुत्व संपन्न संविधान सभा का निर्वाचन हुआ तथा 1951 में जम्मू कश्मीर संविधान सभा की बैठक आरंभ हुई। फरवरी 1954 में जम्मू कश्मीर देशी रियासत का भारत में विलय जम्मू कश्मीर की संविधान सभा द्वारा पुष्ट कर दिया गया और 17 नवंबर 1956 को इस संविधान सभा ने राज्य के लिए एक पृथक संविधान अंगीकृत किया। जिसे 26 नवंबर 1956 को लागू किया गया। जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान में कुल 158 अनुच्छेद थे और 13 भाग तथा 8 अनुसूचियां थीं जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान में, जिसे 26 नवंबर 1956 को लागू किया गया। इस नए संविधान के लागू हो जाने के पश्चात संविधान सभा ने स्वयं को डिसॉल्व कर लिया, स्वयं को भंग कर लिया और संविधान सभा के भंग करने के पश्चात 26 जुलाई 1957 को बख्शी गुलाम मोहम्मद को जम्मू एंड कश्मीर के प्रधानमंत्री, जिसका नाम वजीर आजम हुआ करता था, के रूप में शपथ दिलाई गई तथा युवराज कर्ण सिंह को निर्विरोध राष्ट्रपति, जिसे सदर रियासत कहा जाता था, उन्हें चुन लिया गया। हालांकि इन दोनों पदों को प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, इन दोनों पदों को राष्ट्रपति आदेश 1954 था, इसमें संशोधन करते हुए 1965 में इन दोनों पद को समाप्त करते हुए वहां पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल के पद का सृजन किया गया। तो इस प्रकार से जम्मू कश्मीर देशी रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के माध्यम से, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के माध्यम से भारतीय संघ में, इंडियन यूनियन में शामिल किया गया। तो ये थी स्थिति कि किस प्रकार से जम्मू कश्मीर देशी रियासत को भारत में विलय किया गया। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अनअकैडमी जो है वो समिट 2.0 नाम से एक समिट का आयोजन, एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रही है, जिसका आयोजन 20 और 21 फरवरी को सुनिश्चित किया गया है। जो 2 दिन का आयोजन था, जिसमें 70 स्पीकर्स भाग लिए, टॉक्स एंड डिस्कशन 20 हुए और 32 वर्कशॉप आयोजित किए गए। अनअकैडमी द्वारा एक अनअकैडमी कमबैक नाम से एक क्विज कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया है। द मोस्ट कॉम्पिटिटिव गेमिफाइड यूपीएससी सीएससी बैटल इज हियर, जिसमें 60 क्वेश्चन होंगे, इन्हें 60 मिनट में करने होंगे। इस क्विज कंटेस्ट का आयोजन 28 फरवरी को दिन में 11 बजे किया गया है। इसमें जो भी छात्र छात्रा, जो भी प्रतियोगी छात्र छात्रा भाग लेंगे और इस प्रतियोगिता में उनके परफॉर्मेंस के आधार पर अनअकैडमी के द्वारा उन्हें एक बड़ी छूट प्रदान की गई है। जैसे जो प्रतियोगी छात्रा 1 से 3 के बीच रैंक होल्ड करेंगे, 1 से 3 के बीच रैंक जो हो प्राप्त करेंगे, उनको अनअकैडमी के द्वारा उनकी सारी फीस माफ कर दी जाएगी। इसी प्रकार जो 4 से 10 के बीच में रैंक होल्ड करेंगे, उनकी 75% फीस माफ कर दी जाएगी। जो 11 से 50 के बीच मतलब अपनी रैंक होल्ड करेंगे, उनको 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। और जो 51 से लेके 500 के बीच अपनी रैंक मतलब कह लीजिए होल्ड करेंगे, उनकी 25% फीस माफ कर दी जाएगी। तो ये एक बड़ी सुविधा दी गई है अनअकैडमी के द्वारा इस क्विज टेस्ट के द्वारा। तो आप बड़ी संख्या में शामिल हों
और अनअकैडमी द्वारा प्रोवाइड इस सुविधा का लाभ लें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। यदि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।